अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसमें हम 11th केमिस्ट्री 2018 का सप्ली का पेपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप ऑलरेडी पहले जो है 2013 से लेकर अभी तक पेपर्स प्रिपेयर कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो नए हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो रिपीट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, how much silver chloride will be formed by mixing 120 gram of silver nitrate with a solution of 52 grams of NaCl। तो ये स्टोक्यू का न्यूमेरिकल है और स्टोक्यू के न्यूमेरिकल सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। रिपीट मीन्स के आ रहे हैं विद न्यू वैल्यूज़ या कोई नया फार्मूला होगा, लेकिन करना वही है, आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, कंपैरिजन करना है, उससे आपके रिक्वायर्ड जो भी प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड स्पीशी के आपके पास मोल्स आ जाएंगे और उसके बाद आप उसको मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको ये देखें किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। मोल्स ऑफ AgNO3 फाइंड आउट किए, मोल्स ऑफ NaCl फाइंड आउट किए, फिर कंपैरिजन किया इन दोनों में से अब कौन सबसे लेस मोल्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है AgCl का, तो सिल्वर नाइट्रेट। सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और फिर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को मोलर मास ऑफ AgCl के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास मास ऑफ AgCl आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जस्टिफाई इट एंड वाई वाटर इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये वाला तो बहुत आसान है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू H2S जिसमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वाटर जो है वो आपके पास लिक्विड में होगा और ये गैस में होगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बहुत दफ़ा ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं। आइस फ्लोट्स ऑन अ वाटर, तो इसकी प्रॉपर जो है वो रीजनिंग लिखनी है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे पास 2022 के सेकंड एनुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सॉलिड्स जनरली हैव हाई डेंसिटी दैन लिक्विड्स बट वाई डज आइस हैव लोअर डेंसिटी दैन वाटर। ठीक है, तो इसको बता दें। तो इसमें हमने अनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर बताना है कि व्हेन वाटर कूल्स फ्रॉम द रूम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड डेंसिटी, डिक्रीज इन द वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द डेंसिटी। ठीक है, तो जब मीन्स के हम रूम टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर 25 होता है, ठीक है, उससे हम जो है वो लो करते रहेंगे टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, और उसके बाद उसके जब वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, तो वो फिर करीब भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज़र। ठीक है, जब क्लोज आ जाएंगे तो इट मीन्स के उनकी वॉल्यूम उनका जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और ये होगा कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये होगा। लेकिन अगर हम 4 से क्या करेंगे, द डेंसिटी ऑफ द वाटर कंटिन्यूज टू इंक्रीज टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 4 के बाद क्या होगा, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज देमसेल्व्स इन अ रिजिड बट ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब नहीं आते, बल्कि एक टाइम आता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब हम और टेम्परेचर लो करेंगे, 3, 2, 1 की तरफ जाएंगे, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा अब वॉल्यूम इंक्रीज़ करने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर होकर तो वो प्रॉपर जो है वो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे करके ना, ऐसे, अब यहाँ से इस तरीके से प्रॉपर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा थोड़ा दूर जाना है और ये ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान में जो है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन अ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स से पहले जब लिक्विड फॉर्म में था तो उनके दरमियान में कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं थी, लेकिन जब आइस में जाने लगे हैं तो वो अब अपने दरमियान में वो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ है, लिक्विड के मुकाबले में 9% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास नज़र आ रही हैं एम्प्टी स्पेसेस, तो इस वजह से हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज़ कर जाती है एंड देन डेंसिटी ऑफ द आइस डिक्रीज़ कर जाती है, दैट्स वाई द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें वाई 4s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3d n+l रूल आपने कर लिया है ऑलरेडी। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n8 टू n2, n8 से n2 जाए या n2 से n8 में जाए। ठीक है,
तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। पहले आप रेडियस ऑफ nth और यानी रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट फाइंड आउट कर लें, फिर रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और फिर उसको माइनस कर दें, ठीक है, डेल्टा आर निकाल दें, 8th में से सेकंड का रेडियस माइनस कर दें। और अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन 8 से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, ठीक है, तो वो कौन सी सीरीज़ में लाया करता है, वो बाल्मर सीरीज़ में लाया करता है, जिसमें ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट होता है, ठीक है। और बाल्मर सीरीज़ आपको पता है कि वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं, ठीक हो गया। ये रिपीटेड है। राइट 3 मेन डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, रिपीटेड क्वेश्चन, वेस्पर क्वेश्चन रिपीटेड है, एमओटी रिपीटेड है। एमओटी में देखें आइंस की भी एमओटी आ सकती है, देखें F2-2, ठीक है। जैसे कि अब मैं अभी यहाँ पर आपको बताती हूँ कि F2-2 की अगर आ जाए तो आपने कैसे करना है। जैसे ये है ना, यानी F2-2 का मतलब है कि ये दो फ्लोराइड आइंस आपस में मिलेंगे तो ये F2-2 बनाएंगे, ठीक है। तो एक फ्लोरीन एटम का 9 उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें 10 हो जाएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब आपने इस तरीके से ये एमओटी ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इनके बॉन्ड ऑर्डर्स हमने बताने थे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये में देखें 2s को 2s के साथ ओवरलैप कर लें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, यानी सिग्मा 2s ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे ये वाले हैं जो है वो सिग्मा स्टार 2s, इसके नाम भी आपने लिखने थे, ये यहाँ पे मिसिंग हो गए हैं, ठीक है। तो फिर अब ये देखें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8, क्योंकि हम 1s को जो है ना ड्रॉ नहीं करते, 1s फर्स्ट ऑर्बिट को हम ड्रॉ नहीं करते, सेकंड ऑर्बिट को ड्रॉ करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे तो टोटली सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे। और इसमें हम जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2, तो 6 - 6 डिवाइड बाय 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपके पास हाउ डज MOT एक्सप्लेन द डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ F2 एंड F2-2 स्पीशीज। तो F2 का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन वाज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, and 765 millimeter of mercury pressure occupies a volume of 35 cm3। यानी हम 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हैं और वाटर गैस हमने जो है वो ओवर वाटर कलेक्ट किया है, तो उसका जो प्रेशर है वो इतना बन रहा है 765, और उसका वॉल्यूम जो है वो 35 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आप जो है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ड्राई गैस का वॉल्यूम बता दें, क्योंकि ये ड्राई तो नहीं है क्योंकि कलेक्टेड ओवर वाटर हुई हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर पे मूव करेंगे, अभी तो टेम्परेचर जो है वो 6 है, ठीक है, और प्रेशर भी जो उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब मूव करेंगे तो ड्राई गैस का वॉल्यूम बताना है। तो इसको आपने थोड़ा सा पहले जो है वो काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। वो किस तरीके से है हमारे पास, यानी पहले आप वो जो प्रेशर ऑफ द गैस है उसमें से वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करें तो आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें 758 जो है वो प्रेशर है एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसको केल्विन में चेंज कर लें और उसका वॉल्यूम ये है। और फिर न्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वो देख लें, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 180 m होता है, लेकिन हमें देखें यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मर्करी में चाहिए था, तो हमने 180 m को मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट किया, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 कर देंगे, ठीक है। तो फिर तो आपने सिंपल ये वाली फॉर्मूला लगाना, P1 V1 over T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 over T2, तो आपके पास V2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट टाइम आपके पास, और ये जो एक्वस प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर है ना, वो दिया होता है आपको, वो उसको आपने मॉइस्ट गैस में से माइनस करना होता है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जम्प फ्रॉम N2 to N4, ठीक है, ये भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें सिंपल, ये आपने डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास हाउ विल यू एक्सप्लेन द 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एक तो प्रेशर कुकर वाली है एग्जांपल, और एक ग्लिसरीन वाली है, ठीक है, जिसमें हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। और कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड मेटालिक क्रिस्टल्स, बेसिकली ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स ही हैं, ये भी आप डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ली चैटलिट प्रिंसिपल वाला,
यानी इसमें आपने हैबर्स प्रोसेस की एग्जांपल देनी है, तो उसमें हम हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं और उसको हमने डिटेल में उसका जो है वो पढ़ लिया कि कौन कौन सी कंडीशंस पे हम इसको मैक्सिमम अमोनिया यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरीके से अटैम्प्ट करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ एथेनॉल पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। अब बेसिकली देखें एथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन करने के लिए आपको ये देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल और वाटर चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमें मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स एथेनॉल के तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे क्योंकि एथेनॉल का मास दिया हुआ है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, लेकिन मास ऑफ वाटर नहीं गिवन, तो मास ऑफ वाटर यहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का 1 डीएम क्यूब और उसकी डेंसिटी कितनी है 0.984, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है, ये देखें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ द सोल्यूशन आ गया, और मास ऑफ द सोल्यूशन में से मास ऑफ द सॉल्वेंट सोल्यूट माइनस करेंगे। सॉल्यूट क्योंकि हमारे पास एथेनॉल है, सॉल्यूट का जब हम इसमें से सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे तो ये देखें मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब तो इजी हो गया। अब आप मास ऑफ वाटर आ गया, उसको 18 से डिवाइड करके उसके मोल्स निकाल दें। 100 ग्राम एथेनॉल दिया हुआ था, उसको मोलर मास से डिवाइड करके उसके मोल्स निकाल दिए, टोटल मोल्स निकाल दिए और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया दोनों का, ठीक है। ये भी सिंपल सा है। देन है हमारे पास pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज 2.85, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ द एसिड। तो बेसिकली देखें आयनाइजेशन कांस्टेंट होता क्या है। अगर हम एक एसिड की बात करते हैं Ka का हमने जो है प्रॉपर्ली किया हुआ है, डेरिवेशन की हुई है Ka की, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि ये एसिड होता था, ठीक है, और अगर वो प्रोटॉन में जा रहा है और साथ एनाइन में जा रहा है, साथ यहाँ पर वाटर भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम जब Kc निकालते थे तो वो क्या होता था हाइड्रोजन आइन, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास Ha और वाटर होगा, ठीक है, लेकिन वाटर कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी तरफ जो है वो जब मल्टीप्लाई करते हैं Kc के साथ, ठीक है, इसको और इसको Kc के साथ, तो ये हमारे पास Ka में बदल जाता है, ठीक है। Ka में बदलेगा तो Ka की वैल्यू फिर आगे किसके इक्वल आएगी, इस तमाम के, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लगाएंगे, एनाइन की कंसंट्रेशन लगाएंगे, यानी कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन लगाएंगे और एसिड की कंसंट्रेशन लगाएंगे। तो अब हमें बेसिकली इक्विलिब्रियम पर इन तीनों की कंसंट्रेशंस लगानी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, 0.1 मोलर। जब एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है तो उससे हम जो है वो हाइड्रोजन आयंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मीन्स के पीएच गिवन है ना, पीएच से हम हाइड्रोजन आयंस निकालेंगे। जब हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे तो वही जितना हाइड्रोजन आयंस है उतना ही जो है वो हमारे पास ये होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, और एसिड की अमाउंट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसको हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यूजिंग द पीएच को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस, पीएच 2.85 है, ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। और जब हाइड्रोजन आइन फाइंड आउट करना है तो माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे और लॉग जो है वो एंटी लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.85, तो ये आंसर आ जाएगा 1.4 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब आपने ये जो आप इक्वेशन लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वो लिखें। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखें 0.1 मोलर एसिड है और हाइड्रोजन और कंजुगेट बेस 0 है, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और साथ यूनिट्स भी लिखें 0.1 मोलर और ये 0 है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है। तो ये जो है वो एक्स अमाउंट में बनेगा, ये भी एक्स अमाउंट में बनेगा और ये 0.1 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। तो अब हमें जो हमने पीएच से जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली है वो है 1.4 इंटू 10⁻³ और ये भी उतनी ही है 1.4 इंटू 10⁻³ और ये है जो है वो 0.1 में से 1.4 इंटू 10⁻³ फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी कंसंट्रेशन होगी। तीनों की कंसंट्रेशन आ गई है तो हम इसको फिर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें HCl की आ गई है 0.0968, ठीक है, ये इनको पुट किया तो हमारे पास ये Ka ऑफ द एसिड आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द लेवलिंग इफेक्ट। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, रेट लॉ लिखें, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, राइट इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आइन एंड साइनाइड। अब अमोनियम आइन किधर से आ रहा है, बेसिकली ये वीक बेस से आ रहा है, ठीक है, और तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा और इसने वाटर के साथ रिएक्ट करना है, वो हमने इक्वेशन लिखनी है। और साइनाइड आइन जो है ना HCN से आ रहा है, जो कि वीक एसिड होता है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस आती है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। तो हम इसको ये है देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमने लिखना है। ये देखें, सिंस लिथियम आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, तो लिथियम, ये लिथियम वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है वैसे, अगर लिथियम आइन भी आपके पास आ जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज से उठाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर बेस से आता है लिथियम, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड है, वीक कॉन्जुगेट एसिड, सो इट विल नॉट हाइड्रोलाइज विद द वाटर, ठीक हो गया। तो अमोनियम आइन क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड because it is derived from the weak base ammonium hydroxide, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट, ये जो कैटाइंस हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिए अमोनियम OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड आइंस। साइनाइड आइन जो है वो HCN से ड्राइव हो रहा है ना, तो HCN वीक एसिड है, ठीक है। साइनाइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बिकॉज इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द वीक एसिड HCN, और लॉरी-ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एनाइंस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये वाले फिर वो बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। साइनाइड आइन जो है वो HCN बना देगा और OH यानी ये बेसिक सोल्यूशन बना देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज एंड नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। ग्लूकोज सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 5 grams ऑफ ग्लूकोज इन 100 cm³ ऑफ द सोल्यूशन, यानी ये वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। एंड सैलाइन सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 9 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 cm³ ऑफ द सोल्यूशन, यानी ये भी 9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दी सोल्यूशन, यानी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोलैरिटी में हमें चाहिए क्या क्या। तो बेसिकली हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर DM³ ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है, यानी मैस चाहिए हमें सॉल्यूट का, ठीक है। अच्छा, फिर हमें मोलर मैस चाहिए, मोलर मैस किस चीज़ का, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोलर मैस चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कितने में दिए में cm³ में दिए हैं, उनको 1000 से डिवाइड करके हम उसको DM³ में कर लेंगे, और जो भी मैसेज दिए हैं उनको मोलर मैसेज से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, ये 5 grams शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, और मोलर मैस ऑफ द ग्लूकोज 180 आ गया, और वॉल्यूम जो है उसको हमने DM³ में कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी मोलैरिटी आ गई 5/180 1/0.1, और 9% सलाइन सोल्यूशन है। अगर सिंपल भी आपको ये कह सकते थे कि 9% वेट बाय वॉल्यूम सलाइन सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें आपके पास ये देखें 9 ग्राम है NaCl, ठीक है, उसका मोलर मास 58.5 और वॉल्यूम को जो है वो cm³ से जो है DM³ में 1000 से डिवाइड करके कर लिया है, तो ये हमारे पास 1.54 इसकी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की हुई है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस डीलिंग विद द डेली लाइफ एप्लीकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। Methane is a major substance in the natural gas. How much heat is released when 20 grams of methane burns in excess of air under standard conditions? ठीक है, बेसिकली हमने 20 ग्राम मीथेन बर्न करके, यानी ये आपके पास कंबस्शन रिएक्शन है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ें ना आपके पास, एक कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर वाला और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम मेजर करते हैं, और बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम कंबस्शन हीट ऑफ कंबस्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंबस्शन करें किसकी, 20 ग्राम मीथेन की। द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनकी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं है, यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर के, इसमें तो दी हुई है, तो हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इनकी करनी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ वगैरह सब की दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, मीथेन की, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। तो हम इसकी सबसे पहले देखें, इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंबस्शन हो रही है, तो आपको क्या मीथेन की कंबस्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है। अगर लिखनी आती है तो आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास देखें स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है,
और वाटर की और मीथेन की हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने में नहीं लिखा हुआ कि ये किस चीज़ की हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन की हैं। तो बेसिकली देखें यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन सिंपल बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ दीज, तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ही है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की दी हुई है एंथैल्पी, वाटर की फॉर्मेशन की और मीथेन की फॉर्मेशन की, तीनों की फॉर्मेशन की आप इक्वेशंस लिख लें और उसके बाद फिर आपने अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना मीथेन की कंबस्शन की, ठीक है, क्योंकि देखें इसकी आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच हीट इज रिलीज व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। तो मीथेन की कंबस्शन की जो है ना वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये 4 इक्वेशंस आपने खुद लिखनी है। ये देखें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपने लिखी, आगे वैल्यू आपको दी हुई थी। तो मीथेन देखें CH4 है, इसका मतलब है कि 1 कार्बन और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की लिख लें, सिंपल है, 1 कार्बन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। वाटर है, उसकी फॉर्मेशन करनी है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। और ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, मीथेन की ऑक्सीडेशन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो अगर मीथेन में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 4 हाइड्रोजन है तो हाफ, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब बाकी ऑक्सीजन हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशंस पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होंगे, मतलब आप देखें कि ये जो मीथेन है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो मीथेन जो है वो रिएक्टेंट में है, लेकिन जो डाटा है उसमें तो प्रोडक्ट्स में इसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर देंगे और फिर आप देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड देखें हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, प्रोडक्ट में ही है। वाटर भी हमें प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में ही है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है, डाटा में 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए। तो हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना है और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/2 and take equation number 2 as such and reverse equation number 1, then add all the resulting equations, ठीक है। तो ये देखें इक्वेशंस, रिजल्टिंग इक्वेशंस में सब कुछ फिर आपस में कट जाएगा। देखें कार्बन डाइऑक्साइड से कट जाएगी, ठीक है, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कटेगी, ये हमारे पास कार्बन के साथ कट जाएगा इस तरीके से। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कट ऑफ हो जाएगा और एक मीथेन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ को भी अगर आपने इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वेशन नंबर 3 की जो एनर्जी थी उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, फिर जिस इक्वेशन को आपने रिवर्स किया था, इक्वेशन नंबर 1, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में रिवर्स किया था ना, -74 था, तो ये देखें +74 हो गया, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर आई हैं एनर्जीज उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको सारे ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, लेकिन मैंने वैसे ही आपको यहाँ पे करवा दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। एंड लास्ट में आ जाता है हमारे पास सेक्शन डी कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये nth ऑर्बिट का जो है वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस हुई हुई है, मीथेन, इथीन एंड इथाइन की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, इसकी 2 एप्लीकेशंस बता दें। तो बेसिकली हम इसकी इक्वेशंस गिव इट्स एप्लीकेशन फॉर एनी 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए हमें इसकी इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी कि अगर Q यानी हम अगर KSP को यानी Q कोशेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें, अगर कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा रिएक्शन, और अगर कोशेंट की वैल्यू कम है तो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। इस तरीके से आपके पास या ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपने 2 एप्लीकेशंस इसकी लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट्स, ठीक है। ये भी सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसको बता दें, देखें 2 नंबर का लो डेंसिटी है और 2 नंबर का हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ठीक है। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, तो ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये देख लें लो डेंसिटी ऑफ आइस में क्या चीज़ लिखी हुई है, ये ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है बात कि when the temperature is decreased, molecules come closer to each other. As a result, intermolecular forces increases. However, some empty spaces are developed in the ice. As a result, 9% of the more space than the liquid. Already हम इसी पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड क्वेश्चन में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, as d is equals to m by v, its density is inversely proportional to volume. The increase in the volume increases the density. That's why
सॉरी डिक्रीजेज द डेंसिटी, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर। लो डेंसिटी ऑफ आइस इसी वजह से होती है, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि बेसिकली कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तो जो आइस होती है वो सिर्फ टॉप पे ही रहती है, ठीक है। और क्योंकि जब आइस बन जाती है तो फर्दर बाकी पानी भी आइस में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, बिकॉज ये जो ऊपर टॉप लेयर बन जाती है इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर फर्दर हीट लॉस, ठीक है। और ये जो थिक लेयर ऑफ आइस है ये टॉप पे जो बनती है ये ब्लैंकेट ऑफ आइस के तौर पे काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे सारा का सारा जो टेम्परेचर है वाटर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो वो हमारे पास 6.02 किलो जॉल्स पर मोल है, यानी एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए 6.02 किलो जॉल्स एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आइस जो वाटर है उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा हीट जब मिलती है इसको तो ये जो है वो फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के डेली लाइफ एग्जांपल में क्या है कि ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर दो वो हैं ग्लासेस हैं और एक में जो ड्रिंक पड़ी हुई है उसमें हमने क्यूब्स डाले हुए हैं, ठीक है, और दूसरे में हमने नहीं डाले हुए, ठीक है। यानी क्यूब्स 100 ग्राम्स ऑफ आइस को क्यूब्स की फॉर्म में करके डाला हुआ है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास 33.3 किलो जॉल्स एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से पहले जब लेगा वो ड्रिंक तो फिर वो उसकी आइस मेल्ट होगी और ड्रिंक उसी तरह कोल्ड ही रहेगी, ठीक है। ड्रिंक कोल्ड ही रहेगी लेकिन बाहर से 33.3 किलो जॉल्स एनर्जी एब्जॉर्ब होकर वो मेल्ट हुई है, ठीक है। लेकिन उसका टेम्परेचर ड्रिंक का नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरी ड्रिंक जिसमें बिल्कुल भी हमने आइस नहीं डाली हुई तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर 33.3 किलो जॉल्स एनर्जी लेने से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर जाएगा, 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है हमारे पास। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द masses ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन पासिंग 5 एम्पेयर ऑफ द करंट फॉर 2 आवर्स, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, और ये एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये बेसिकली फेराडेज लॉ है, फेराडेज लॉ इससे पहले नहीं आया हुआ और मैंने आपको ये इन दोनों की अलग से वीडियोज़ जो है वो सेंड करनी है, फेराडेज लॉ की दोनों की स्टेटमेंट्स और उनके जो हमारे पास आई थिंक सो 5 या 6 न्यूमेरिकल्स हैं बस, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल्स हैं और इनकी 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये मैं अलग से आपको भेज दूंगी। तो ये देखें हमारे पास ये सारा का सारा डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा 2019 से लेकर 23 तक 24 तक मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।